वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सुरखरू। बरतानवी अखबार डेली मेल ने माफ़ी मांग ली। तस्लीम करते हैं शहबाज शरीफ ने ज़ल्ज़ला मुतासरीन के लिए बरतानवी इदारे डेफिड की इमदाद का गलत इस्तेमाल नहीं किया। 14 जुलाई 2019 के आर्टिकल पर माज़रत ख़्वाह हैं। डेली मेल का एलानिया। मोहम्मद शहबाज शरीफ पर किसी किस्म की करप्शन साबित नहीं हुई। वजीर आजम ही नहीं 22 करोड़ अवाम भी सुरखरू हुए हैं। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। एक और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। शहबाज शरीफ बैनुल अक़वामी सतह पर सादिक और अमीन साबित हुए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह। सैलाब मुतासरीन की बहाली और आबादकारी का मिशन। डेरा इस्माइल खान और टांक में रहायशी यूनिट्स की तामीर। मुतासरीन में घरों की चाबियां तकसीम। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए 70 अरब रुपए शफाफ तरीके से तकसीम किए गए। मुखय्यर हजरात और फलाही तंजीमें मुतासरीन के लिए घरों की तामीर के मनसूबों में मावनत करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। सैलाब से होने वाले नुकसानात से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट पेश। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे की मंजूरी। पेट्रोलियम डिवीजन की सिफारिश पर तेल और गैस की तलाश के लिए 11 मनसूख शुदा लाइसेंस बहाल करने का फैसला। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने जनरल साहिल शमशाद मिर्जा और जनरल सैयद आसिम मुनीर को एजाज़ात दिए। वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, सीनियर सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको भेजते हैं, आपको भेज दूँ, आपके उनको बेच वगैरह दें क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शद, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा जी। इमरान खान की जानिब से तोहफे में मिलने वाली कीमती घड़ियों की फरोख्त का मामला। एक और मुबैना ऑडियो लीक। जुल्फी बुखारी और इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के दरमियान गुफ्तगू। मुर्शद काम कर दूंगा। घड़ियों की फरोख्त से मुताल्लिक बात पर जुल्फी बुखारी का बुशरा बीबी को जवाब। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए खुसूसी JIT तश्कील। 5 रुकनी कमेटी में पुलिस, ISI, MI, FIA और IB के ग्रेड 20 के अफसर शामिल। तहकीकात में रुकावट की सूरत में बराह रास्त चीफ जस्टिस को आगाह करने की हिदायत। अबूरी रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सलमान शहबाज की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। 13 दिसंबर तक सरेंडर करने की मोहलत। FIA और NAB को वतन वापसी पर गिरफ्तारी से रोक दिया। हम भी मुंह में जुबान रखते हैं। इमरान खान, शीशे के घर में बैठकर पत्थर न मारें। दूसरों को चोर चोर कहना घड़ी चोर का मंशूर है। PTI दौर में मुल्की मफादात को नुकसान पहुंचाया गया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कोयटा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। वजीर खजाना मोहम्मद इसहाक डार से वजीर ममलिकत खारिजा उमूर हिना रब्बानी खर की मुलाकात। इक्तसादी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दफ्तर खारिजा से मुतालिक मालियाती उमूर पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का दो तरफा ताउन को फरोग देने के लिए मुश्तरका वजारती कमीशन के क़याम पर इत्तेफाक। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी की बाली में इंडोनेशियन हम मनसब से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने का आज़म। मौसमियाती तब्दीलियों के मुताबिक खुद को ढालने की जरूरत है। पानी और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रवैयों में तब्दीली लाना होगी। आबी ज़खायर की तामीर से सैलाबी पानी को ज़राअत और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा 10 दिसंबर से पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तानी क़यादत से अहम उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। हुसैन इब्राहिम ताहा आज़ाद कश्मीर भी जाएंगे।
آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی بھارتی پالیسیوں کے خلاف کشمیری سراپا احتجاج، بارہمولہ اور جموں میں احتجاجی مظاہرے، غیر کشمیریوں کو مقامی آبادی کے حقوق دینے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ۔ چین کے صدر شی جن پنگ کا دورہ سعودی عرب، دونوں ملکوں کے درمیان 34 معاہدوں پر دستخط، گرین انرجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، ٹرانسپورٹ، ہاؤسنگ اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھایا جائے گا۔ چینی صدر کی سعودی قیادت سے ملاقاتیں، اہم امور پر تبادلہ خیال۔ اسرائیلی فوج کی مغربی کنارے میں فائرنگ، 3 فلسطینی شہید، صہیونی فوج کا جنین میں مہاجر کیمپ پر دھاوا، جھڑپوں میں متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ بریک کے بعد خبرنامے میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف ایک اور محاذ پر سرخرو ہو گئے۔ عالمی سطح پر ان کی بہترین انتظامی کارکردگی اور شفافیت کا اعتراف۔ برطانیہ کے ممتاز اخبار ڈیلی میل نے شہباز شریف کے خلاف مبینہ کرپشن کے حوالے سے اپنی رپورٹ کو غلط تسلیم کرتے ہوئے معافی مانگ لی۔ برطانوی روزنامے نے اپنے وضاحتی بیان میں کہا ہے کہ 14 جولائی 2019 کے ایک آرٹیکل میں الزام لگایا تھا کہ شریف خاندان نے زلزلہ متاثرین کے فنڈ میں خرد برد کی ہے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ شہباز شریف پر قومی احتساب بیورو نے کبھی بھی برطانوی پبلک منی یا DFID گرانٹ کے غلط استعمال کا الزام نہیں لگایا۔ اس غلطی پر شہباز شریف اور ان کے خاندان سے معذرت خواہ ہیں۔ ڈیلی میل کی معافی پر رد عمل دیتے ہوئے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ شہباز شریف پر کسی قسم کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم ہی نہیں، 22 کروڑ عوام بھی سرخرو ہوئے ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے ٹویٹ میں کہا کہ ایک اور بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف عالمی سطح پر صادق اور امین ٹھہرے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ سیلاب متاثرین کی بحالی، آبادکاری اور تعمیر نو حکومت کی اہم ترجیح ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے 70 ارب روپے شفاف طریقے سے تقسیم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بات ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان کے سیلاب متاثرین کے لیے رہائشی یونٹس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد نوید اظہر۔ ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان کے سیلاب متاثرین کے لیے رہائشی یونٹس کی تقریب میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ان گھروں کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ انہوں نے خیبر پختونخوا کے پسماندہ جنوبی اضلاع ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان کے سیلاب متاثرین میں گھروں کی چابیاں تقسیم کی۔ خیبر پختونخوا کے سیلاب سے تباہ ہونے والے افراد کے چہروں پر گھروں کی چابیاں وصول کرتے ہوئے خوشی دیدنی تھی۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ملک بھر میں سیلاب سے 20 لاکھ گھر تباہ ہوئے۔ صوبائی حکومتوں کی جانب سے سیلاب متاثرین کی معاونت قابل تحسین ہے۔ انہوں نے کہا کہ مخیر حضرات کے تعاون سے ٹانک کے سیلاب متاثرین کو چھت کی فراہمی خوش آئند ہے۔ میں پاکستان بھر کے اپنے ان تمام مخیر حضرات کو جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ دولت سے نوازا ہے، ان سے میں ملتمس ہوں کہ آئیں آج اس ایگزامپل کو، اس مثال کو اپنا لیں۔ قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے۔ اگر آپ یہ 100 گھر کے یونٹ اپنے ذمے لے لیں گے تو بخدا دنوں میں ہزاروں گھر پورے پاکستان میں تعمیر ہو جائیں گے۔ اور یہی اپیل بیرون ممالک جو پاکستانی جو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، ان کو بھی میں اپیل کر رہا ہوں، اور دوست برادر ممالک ان کو بھی میں اپیل کر رہا ہوں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ سیلاب کی تباہی بہت بڑی تھی، مگر تمام حکومتوں اور اداروں نے بہترین کام کیا۔ سب سے زیادہ تباہی ہوئی صوبہ سندھ میں۔ چیف منسٹر شاہ صاحب نے دن رات ایک کیا، وہاں پر ان کی حکومت نے۔ بلوچستان کی حکومت میں قدوس بدنجو صاحب نے، ان کی حکومت نے۔ KP میں KPK کے وزیر اعلیٰ اور جو چیف سیکرٹری ہیں انہوں نے، اور اسی طرح پنجاب کے جنوبی 2 اضلاع میں وہاں پر یہ سیلاب آیا تھا، پنجاب کی حکومت نے بھی کام کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے سیلاب متاثرین میں 70 ارب روپے تقسیم کیے گئے۔ متاثرہ علاقوں میں انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے متعلقہ اداروں کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ انہوں نے تعاون پر عالمی برادری کا بھی شکریہ ادا کیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان نے سنگین سیلابی تباہی کا سامنا کیا۔ مسلح افواج کی مدد سے سیلاب متاثرین کے لیے بھرپور ریلیف اور ریسکیو آپریشن کیا گیا۔ اب حتمی مرحلے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ہم اب تعمیر نو کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں
اور وزیر اعظم نے اس مقصد کو بین الاقوامی سطح پہ جس انداز میں اجاگر کیا، آج پوری دنیا پاکستان کی اس مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھ کے ہمارے ساتھ شریک ہے، اور جنوری میں ایک بین الاقوامی کانفرنس وزیر اعظم کے انیشیٹو پر اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی میزبانی کے ساتھ منعقد ہوگی، جس کے سامنے تعمیر نو کا پلان دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ رہائشی یونٹس کی افتتاحی اور گھروں کی چابیاں تقسیم کرنے کی تقریب سے رکن صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا محمود احمد خان اور دوسرے مقررین نے بھی خطاب کیا۔ محمد مید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں تفصیلی رپورٹ پیش کی گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق 94 اضلاع میں صحت، زراعت، صنعت، انفراسٹرکچر، مواصلات سمیت 17 شعبوں کو نقصان پہنچا۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ متاثرہ علاقوں میں بحالی اور تعمیر نو کا پلان ترتیب دیا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں تمام متعلقہ محکموں اور صوبائی حکومتوں سے مشاورت کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے رپورٹ کی تیاری پر وزارت منصوبہ بندی کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے پلان کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے تمام صوبوں اور دیگر متعلقہ فریقین کی رائے ضرور لی جائے۔ وفاقی کابینہ نے پاکستان اور تاجکستان کے درمیان ٹرانزٹ ٹریڈ کے معاہدے کی منظوری دی۔ اس معاہدے پر تاجکستان کے صدر کے متوقع دورہ پاکستان کے دوران دستخط ہونے کا امکان ہے۔ اجلاس میں پیٹرولیم ڈویژن کی سفارش پر تیل اور گیس کی تلاش کے لیے 11 منسوخ شدہ لائسنس بحال کرنے کا بھی فیصلہ ہوا۔ ایوان صدر اسلام آباد میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور آرمی چیف کو نشان امتیاز ملٹری دینے کی تقریب ہوئی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے جنرل ساحر شمشاد مرزا اور جنرل سید عاصم منیر کو ایوارڈز دیے۔ آغا مسعود خالد سے تفصیل جانتے ہیں۔ نشان امتیاز ملٹری کے اعزازات دینے کی پروقار تقریب ایوان صدر اسلام آباد میں ہوئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے 1987 میں پاکستان آرمی کی انفینٹری بٹالین میں کمیشن حاصل کیا۔ آپ کمانڈنٹ سٹاف کالج کوئٹہ اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کے گریجویٹ ہیں۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا ہلال امتیاز ملٹری۔ His major staff appointments include Brigade Major of 2 infantry brigades, General Staff Officer at Pakistan Contingent United Nations Missions, Sierra Leone, Director Military Operations and Director General Military Operations, Vice Chief of General Staff, Adjutant General and Chief of General Staff at the General Headquarters. He has commanded an infantry battalion, each in North Waziristan and Shakma War Zone, an infantry brigade along Guntry boundary. He also commanded an infantry division in Operation Al-Mizan and commanded 10 Corps. He was promoted to the rank of General and appointed as Chairman Joint Chiefs of Staff Committee, Joint Staff Headquarters on 27th November 2022. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کو نشان امتیاز ملٹری عطا کیا۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر احمد شاہ نے 1986 میں پاکستان آرمی کی 23 فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ آپ نے آفیسر ٹریننگ سکول کے 17ویں کورس میں اعزازی شمشیر حاصل کی۔ جنرل سید عاصم منیر نے پبلک پالیسی اینڈ اسٹریٹجک سیکیورٹی مینجمنٹ میں ایم فل کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے۔ General Syed Asim Munir Ahmad Shah. His major staff appointments include Brigade Major of a deployed infantry brigade, General Staff Officer in Chief of General Staff Secretariat, Director Staff in Command Staff College Quetta, and Chief of Staff of a Strike Corps. He has commanded his parent Unit 23 24 Regiment, Infantry Brigade, Force Command Northern Areas, and 30 Corps. He has also led Pakistan training contingent in the Kingdom of Saudi Arabia. The General has the unique honor to head both the premier intelligence agencies of Pakistan as Director General Military Intelligence and Director General Inter-Services Intelligence. Before his promotion and appointment as Chief of Army Staff, the General was Quartermaster General of Pakistan Army. He was promoted to the rank of General and appointed as Chief of Army Staff, General Headquarters on 29th November 2022. صدر مملکت نے چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر کو نشان امتیاز ملٹری عطا کیا۔ تقریب میں چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر، وفاقی وزراء، ارکان پارلیمنٹ،
पाक फिजाइया और पाक बहरिया के सरबराहान समेत आला सिविल और फौजी हुक्काम ने शिरकत की। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक डार से ख़ारिजा अमूर की वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और मौजूदा इक़्तिसादी सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया। मुलाकात में दफ्तर ख़ारिजा से मुतालिक मालियाती उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़ज़ाना ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराते हुए मुतालिका हुक्काम को मतलूबा इक़दामात करने की हिदायत की। और नाज़रीन, दोस्त ममालिक से तोहफे में मिलने वाली कीमती घड़ी की फ़रोख्त इमरान खान का पीछा नहीं छोड़ रही। PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी और इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो सामने आ गई है, जिसमें बुशरा बीबी की जानिब से इमरान खान की घड़ियां फरोख्त करने का कहने पर जुल्फी बुखारी कहते हैं, मुर्शद काम कर दूंगा। तफसील यासिर हुसैन से। मुर्शिद और पीर के दरमियान ये गुफ्तगू बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की वो ऑडियो लीक है जिसमें इमरान खान की घड़ियां बेचने के लिए मुर्शिद की जानिब से सादिर फरमाए जाने वाला हुक्म वाज़ेह है। हाँ, सबकी कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको बेचते हैं, आपको भेज दूं, आपके उनको बेच वगैरह दें, क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी और इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो सामने आते ही पाकिस्तान भर के मीडिया में मुख्तलिफ सवालात उठाए जा रहे हैं। मुबैना ऑडियो में जुल्फी बुखारी बुशरा बीबी को मुर्शिद कहते हुए सलाम कहते हैं, जिस पर बुशरा बीबी उन्हें सलाम का जवाब देकर हाल पूछती हैं तो जुल्फी बुखारी कहते हैं, मैं ठीक हूँ, मुर्शिद आप कैसी हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र। ऑडियो में बुशरा बीबी मुबैना तौर पर जुल्फी बुखारी से कहती हैं, खान साहब की कुछ घड़ियां हैं जो उन्होंने कहा है कि आपको बेच दूं ताकि आप उन्हें बेच दें। जवाब में जुल्फी बुखारी कहते हैं कि जी जरूर मुर्शिद, मैं कर दूंगा। घड़ियां ये पहले फरोख्त कर देते थे। अभी आप एक वीडियो टेप आई है जिसमें बुशरा बेगम और जुल्फी बुखारी आपस में बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि खान साहब की कुछ घड़ियां आई हैं और वो कह रहे हैं कि ये बेच दें। और इमरान खान इया का नाबुदू इया का नस्ताइन पढ़ने के बाद फिर सादिक और अमीन और फिर घड़ी चोर। जैसे खान साहब जहाज से उतरते थे तो खरीदार वजीर आजम हाउस के आसपास मंडला रहे होते थे। ये हकीकत है उस सादिक और अमीन की। वाज़ेह रहे कि इससे पहले इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और PTI के सोशल मीडिया हेड अरसलान खालिद की भी मुबैना ऑडियो सामने आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए खुसूसी JIT तश्कील दे दी गई है। 5 रुकनी कमेटी में पुलिस, ISI, MI, FIA और IB के ग्रेड 20 के अफसरान शामिल हैं। अदालत उज़्मा ने कहा है कि खुसूसी JIT तहकीकात में किसी किस्म की रुकावट पेश आने की सूरत में बराह रास्त चीफ जस्टिस को तहरीरी तौर पर आगाह कर सकती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने आज खुद नोटिस की समाअत की। अदालत ने कहा कि वजारत खारिजा की जानिब से JIT की बैरून मुल्क तहकीकात के हवाले से अच्छी तजावीज़ दी गई हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि तहकीकाती अमल में JIT से हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। अदालत ने खुसूसी मुश्तरका तहकीकाती टीम से अबूरी रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सलमान शहबाज को सरेंडर करने की मोहलत देते हुए 13 दिसंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सलमान शहबाज की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए FIA और NAB को गिरफ्तारी से रोक दिया। सलमान शहबाज के वकील अमजद परवेज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके मौक्किल अक्टूबर 2018 से बैरून मुल्क हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके खिलाफ FIR बाद में दर्ज हुई। सलमान शहबाज 11 दिसंबर को पाकिस्तान आ रहे हैं, उन्हें अदालत में पेश होने तक जमानत दी जाए। अदालत ने 13 दिसंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए सलमान शहबाज को सरेंडर होने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रहनुमा PTI फवाद चौधरी के ट्वीट पर रद्द अमल देते हुए मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने कहा कि तमाम केसेस बनाने वाला शहजाद अकबर आजकल नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि PTI वालों को लोगों को हसद नहीं, दुआ करनी चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हम भी मुंह में जुबान रखते हैं, इमरान खान शीशे के घर में बैठकर पत्थर न मारें। कोयटा में पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दूसरों को चोर चोर कहना घड़ी चोर का मंशूर है। PTI दौर में मुल्की मफादात को नुकसान पहुंचाया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं वकार अहमद।
ایوب اسٹیڈیم سے نعرہ تکبیر کی آوازوں سے کوئٹہ گونج اٹھا۔ 2018 میں بننے والی حکومت فورن فنڈنگ اور صہیونی بھارتی سازش کے نتیجے میں بنی۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان نے کنونشن سے خطاب میں عوام کے سامنے سوالات رکھ دیے، پوچھا کہ بتائیں 24 ارب ڈالرز کے ذخائر کو 2.5 ارب ڈالرز تک کون لایا، کس نے معیشت کو تباہ اور ملک کو سیاسی عدم استحکام کا شکار کیا؟ کیوں پاکستان کا روپیہ ڈالر کے مقابلے میں قدر و قیمت کھو بیٹھا؟ آج ہمیں اپنے دوستوں کا اعتماد بحال کرنا پڑ رہا ہے۔ غیر مسلم دنیا میں چین ہمارا قریب ترین دوست، لیکن ہم نے پاکستان میں اس کی سرمایہ کاری کو منجمد کیا۔ عالمی سازشوں کا ذکر کرتے ہوئے امیر JUI نے کہا کہ ادارے ملک کا دفاعی حصار ہیں، اداروں میں دراڑیں ڈالنا کیا سازش نہیں تھی؟ ہمارے دفاعی ادارے کو منقسم کرنے کی سازشیں کی گئی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، انشاءاللہ ہم نے اپنے ملک کے دفاعی ادارے کو تقسیم کی سازش کو بھی ناکام بنا دیا۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی سازش کس نے کی؟ قادیانیوں کو مسلمان تسلیم کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو عدالت عظمیٰ کون لے کر گیا؟ یہودی 2018 کے الیکشن میں ان کو پیسے مہیا کر رہا تھا، انڈیا کے لوگ ان کو پیسے مہیا کر رہے تھے۔ پاکستان عزیز ہے، عوام کا مفاد عزیز ہے، اقلیتیں برابر کے شہری ہیں، دوستی برابری کی بنیاد پر چاہتے ہیں، غلامی نہیں۔ پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا نہیں ہونے دیں گے۔ کنونشن سے مرکزی سیکریٹری جنرل سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری اور دوسرے قائدین نے کہا کہ امن، ترقی، استحکام مشن ہے، منزل تک پہنچنے تک رکیں گے نہیں۔ وقار احمد، PTV نیوز، کوئٹہ۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے کہا ہے کہ انسداد دہشت گردی کے قومی ادارے نیکٹا کی تنظیم نو کے حوالے سے ضروری قانون سازی جلد مکمل کی جائے۔ اسلام آباد میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیکٹا کو دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے ایک فعال اور مؤثر ادارے کے طور پر تشکیل دیا جائے۔ حکومت اس سلسلے میں تمام مالی، فنی اور تکنیکی معاونت فراہم کرے گی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ملک سے انسداد دہشت گردی میں نیکٹا کا کلیدی کردار ہے۔ ادارے کے بورڈ آف گورنرز کا 2 سال تک اجلاس نہ ہونا انتہائی افسوسناک ہے۔ بنیادی اہداف اور مقاصد کے حوالے سے نیکٹا کی تنظیم نو کی جائے۔ پاکستان اور انڈونیشیا نے مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ وزارتی کمیشن کے قیام پر اتفاق کیا ہے۔ اس سلسلے میں دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور ان کے انڈونیشین ہم منصب ریتنو مارسودی کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں 2 طرفہ تعلقات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان انڈونیشیا کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور انہیں وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے 15ویں بالی جمہوری فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پائیدار ترقی جمہوری نظام اور روایات کے تسلسل سے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ مالی وسائل کی بہتر اور منصفانہ تقسیم کے لیے بین الاقوامی مالیاتی اداروں میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جمہوریت ایک آزاد معاشرے کی بنیاد ہے اور پاکستان ہمیشہ سے عوام پر مبنی جمہوریت کے لیے کوشاں رہا ہے۔ بالی میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور بوسنیا ہرزیگووینا کی وزیر خارجہ کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں 2 طرفہ تعاون کے فروغ پر بات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے اعلیٰ سطح روابط میں اضافے اور تجارتی اور اقتصادی تعاون کو بڑھانے پر اتفاق کیا۔ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کے تیسرے اور آخری مرحلے میں پونچھ ڈویژن کے 3 اضلاع میں ووٹ ڈالے گئے۔ اسی بارے میں دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ آج آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کے تیسرے اور حتمی مرحلہ کے لیے میرپور ڈویژن کے 3 اضلاع میں پولنگ ہوئی۔ 31 برس بعد ہونے والا بلدیاتی الیکشن خوش اسلوبی سے مکمل ہو چکا ہے۔ سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر ان بلدیاتی انتخابات کو 3 مراحل میں تقسیم کیا گیا تھا۔ پہلے مرحلے میں مظفر آباد ڈویژن، دوسرے مرحلے میں پونچھ ڈویژن کے بعد آج میرپور ڈویژن میں پولنگ ہوئی۔ پولنگ صبح 8 بجے شروع ہوئی تھی، جو بغیر کسی وقفہ کے شام 5 بجے تک جاری رہی۔ میرپور ڈویژن کے 3 اضلاع میرپور بھمبر اور کوٹلی کی 4257 نشستوں پر انتخابات ہوئے۔ پورے ڈویژن میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 12,38,049 تھی۔ اس ڈویژن میں ضلع کونسل کی 116 نشستیں جبکہ یونین کونسل کی 118 نشستیں تھیں۔ مجموعی طور پر ووٹنگ کا عمل پرامن ماحول میں ہوا۔ حساس پولنگ سٹیشنز پر اضافی پولیس اہلکار تعینات تھے۔ انتخابات کو فول پروف بنانے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ نوجوانوں، بزرگوں اور خواتین کی ایک بڑی تعداد گھروں سے نکل کر پولنگ سٹیشنز کا رخ کرتی دیکھی گئی۔ 31 برس بعد
بعد ہونے والے بلدیاتی انتخابات کی تینوں مراحل میں ووٹرز کا جوش دیدنی رہا۔ ان انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، مسلم کانفرنس اور آزاد امیدواروں کی بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کہتے ہیں کہ تنازعات اور جنگوں سے دنیا کے وسائل تباہ ہوئے، انسانیت کی فلاح پر توجہ دیتے ہوئے وسائل کے ضیاع کو روکنا اور خواہشات پر قابو پانا ہوگا۔ تفصیل بتا رہے ہیں اکرام اللہ محسوب۔ اسلام آباد میں ادارہ برائے پائیدار ترقی کی سالانہ کانفرنس سے خطاب میں صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ انسانیت کی ترقی اور روشن و خوشحال مستقبل کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ دولت کے حصول اور لالچ کے باعث وسائل کا ضیاع ہو رہا ہے۔ دنیا کو وبائی امراض اور عالمی حدت جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ ہمیں اپنی توجہ ان چیلنجز سے نبرد آزما ہونے پر دینا ہوگی۔ ایک ہے میٹیگیشن اور دوسرے ہے اڈیپٹیشن۔ اڈیپٹیشن کے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، ریڈیوس ویسٹ ایک۔ دوسرے اپنی وانٹس کو کم کریں۔ یہ جو آپ کے اور میرے ذہن میں کنفیوژن ڈال دیا ہے کیپٹلزم اور گریڈ نے کہ جی آپ کی وانٹس ضروریات بن گئی، نیڈز بن گئی، کریٹ اے ڈسٹنکشن بٹوین دیم۔ اینڈ the last is strive towards a happy future with love for all creations۔ کانفرنس سے ایس ڈی پی آئی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر عابد سلیری، اقوام متحدہ کی معیشت اور سماج سے متعلق علاقائی کمیشن کی سربراہ میکیکو ٹناکا اور ادارہ برائے پائیدار ترقی کے چیئرمین شفقت کاکاخیل نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی تنازعات کے باعث دنیا بالخصوص ترقی پذیر ملکوں کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ کانفرنس میں ملک بھر سے آئے ہوئے وفود اور مندوبین نے روس یوکرین تنازع، فوڈ سیکیورٹی، پانی کی قلت اور موسمیاتی تبدیلی سے ماحول پر پڑنے والے اثرات کے امور کے علاوہ مختلف دوسرے عالمی اور قومی معاملات پر روشنی ڈالی۔ یو این اسکیپ کے اشتراک سے منعقدہ اس کانفرنس میں 20 ملکوں سے 300 کے قریب وفود شریک ہوئے۔ 4 روزہ کانفرنس میں پائیدار ترقی سے متعلق مختلف تجاویز اور سفارشات مرتب کی گئیں جو قومی پالیسی کے قیام میں سودمند ثابت ہوں گی۔ اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے زیر اہتمام قومی سلامتی کے موضوع پر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ دنیا بھر میں بے حد اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ پاکستان کو اس شعبے میں انسانی وسائل کو ترقی دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے وسائل کو جدید خطوط پر استوار کرنا ہوگا۔ کمپریہنسو نیشنل سیکیورٹی تو یقیناً اس کے اندر ملٹری ضرور آئے گا ڈیفنس کے طور پر۔ ڈسکشنز کے اندر یہ بات ہم کرتے رہے کہ نیوکلیئر ڈیٹرنس ہمیں کتنا ایکسپینسو پڑا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی اس نے ہمیں ریسپائٹ دی کنونشنلی ہیوج آرمی ڈیولپنگ اور کنونشنل ڈیفنس کے مقابلے پر ہم نے جو نیوکلیئر ڈیٹرنس تو ہمیں سانس ملا 25-30 سال کا، جو اب وہ فینامینن وہ پیراڈائم بھی بدل رہا ہے۔ اٹس ناٹ اونلی نیوکلیئر معاملات، میں بات کروں گا سائبر سیکیورٹیز کے اعتبار سے کہ تھنگز ہیو گون بیانڈ اینڈ وی شوڈ بی پریپیئرنگ فار دیٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ انفارمیشن اس معنی کر کے آئے گا کہ انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی بنیاد پر دنیا کے اندر لیبلنگ ہو رہی ہے کہ ڈس انفارمیشن کیمپینز بھی کیسے آپ کے خلاف چلتی ہیں۔ دہشت گردی کے اندر سارے ایشوز دفن کر دیے گئے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کہتے ہیں کہ معاشرے میں خصوصی افراد سے امتیازی سلوک ختم کرنے اور رویوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں خصوصی افراد کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد مظہر عباس۔ ایوان صدر اسلام آباد میں خصوصی افراد کے حوالے سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ خصوصی افراد کو معاشرے کا فعال حصہ بنانا ہمارا فرض ہے۔ یہ افراد ملک کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے افراد کے لیے ملازمتوں میں ترجیحی بنیاد پر زیادہ مواقع ضروری ہیں۔ تعلیمی اداروں میں مخصوص افراد کی فیسیں معاف ہونی چاہیے تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ سہولیات میسر کی جا سکیں۔ ایجوکیشن کے اندر سب کو انکلوز کریں، جن کو سکل ڈیولپمنٹ دیا جا سکتا ہے تو نیفٹا اور ٹیفٹیک کے ساتھ سکل ڈیولپمنٹس دیے جائیں۔ ایٹیٹیوڈز کو بدلنا سب سے بڑی چیز ہے، معاشرے کے اندر ویلکم کرنا۔ ویلکمنگ سوسائٹی ہونی چاہیے، ناٹ بائی لپ سروس بٹ ایکچولی ویلکمنگ سوسائٹی ویئر ایکسیس شوڈ بی گڈ۔ تو انکلوزونیس، ٹابو کو ختم کریں، اویئرنیس پیدا کریں اور ایک ڈگنیٹی کے ساتھ
इनके साथ इस माशरे के अंदर 10% लोगों को इस माशरे के साथ डिग्निटी के साथ रखें। सदर मुमलिकत की अहलिया समीना अलवी ने कहा कि खुसूसी अफराद को जिंदगी में बेपनाह चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, हमें इन्हें हर सतह पर मदद फराहम करना होगी। उन्होंने कहा कि हमें खुसूसी अफराद को मुख्तलिफ शोबों में मौके फराहम करने चाहिए और इस हवाले से माशरे में आगाही इंतहाई जरूरी है। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सखर, मीरपुर, माथिलो समेत सिंध के दीगर शहरों में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियों का इनेकाद किया गया। रैलियों में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने पाक फौज पर इल्ज़ाम तराशी की शदीद मसम्मत की। रैली के शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। और यहाँ आपको आगाह करेंगे कि इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा 10 दिसंबर से पाकिस्तान का दौरा करेंगे। OIC सेक्रेटरी जनरल वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और पाकिस्तानी क़यादत से अहम उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा आज़ाद कश्मीर का भी दौरा करेंगे। ये बात तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में बताई। एक सवाल पर तर्जुमान ने बताया कि 2 दिसंबर को काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमले से मुतालिक अफगान उबूरी हुकूमत से राबते में हैं। इस कार्रवाई में मुलव्वस किरदारों के खिलाफ मिसाली कार्रवाई होनी चाहिए। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान में दहशत गर्दों की कोई महफूज पनाहगाहें नहीं हैं। हकीकत यह है कि भारत पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के लिए रियासती दहशत गर्दी में मुलव्वस है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा पर जोर दिया है कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलमानों पर मुजालिम ढाने के जवाब में भारत का सियासी और माशी तौर पर बाइकाट करने के लिए मुश्तरका पॉलिसी वज़ा करें। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि मोदी हुकूमत ने भारत और मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों को सफ़ाए हस्ती से मिटाने की घिनौनी साजिश की तैयारी कर रखी है। बारामूला और जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों ने भारतीय काबिज इंतज़ामिया की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए। मुजाहरीन ने श्रीनगर मुजफ्फराबाद हाईवे तकरीबन 2 घंटे तक बंद रखा और काबिज हुक्काम के खिलाफ नारे लगाए। जम्मू में खोर, पुलावाला और मुल्हक्का इलाकों के लोगों ने भी काबिज इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज किया। जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ सहाफ़ी और कश्मीर टाइम्स की एडिटर अनुराधा बिसीन ने अपनी किताब अ डिसमिनेटेड स्टेट में मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को रियासत की खुसूसी हैसियत की मनसूखी के बाद पेश आने वाले वाक़यात और जुल्म व तशद्दुद को बयान किया है। मकबूजा इलाके में हकीकी तस्वीर सामने लाने के लिए मुतअद्दिद ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद किए गए हैं। भारतीय हिमाचल प्रदेश के रियासती इंतखाबात में कांग्रेस आगे है, जबकि गुजरात में बीजेपी आगे चल रही है। हिमाचल प्रदेश की रियासती असम्बली की कुल 68 नशस्तों में से कांग्रेस पार्टी 39 और बीजेपी 26 नशस्तों पर आगे है, जबकि गुजरात की रियासती असम्बली के इंतखाबात में बीजेपी 155 नशस्तों पर जबकि कांग्रेस 17 नशस्तों पर आगे है। दूसरी जानिब दारुल हुकूमत दिल्ली के बल्दियाती इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने वज़ीर आज़म मोदी की जमात का सफाया कर दिया है। दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने कुल 250 सीटों में से 134 जीत लीं, जबकि बीजेपी को 104 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई। कांग्रेस को महज 8 नशिस्तें मिली हैं। और नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने नैब कानून में तरामीम की हिमायत या मुखालिफत पर कौमी एहतसाब ब्यूरो से वाज़ेह मौक़िफ़ तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार के वकील ख्वाजा हारिस को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। जनूबी एशियाई मुल्कों की तंजीम सार्क का 38वां चार्टर डे मनाया गया। 1985 में आज ही के दिन ढाका में पहले सार्क सरबराह इजलास के मौके पर मालदीव, भारत, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के रहनुमाओं ने सार्क मुआहदे पर दस्तखत किए थे। इस तंजीम के क़याम का मकसद अमन, इस्तेहकाम, हम आहंगी और इस खित्ते की तरक्की के लिए मुश्तरका कोशिशें करना था। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सार्क चार्टर डे के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान तंजीम की बहाली में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। ये दिन जनूबी एशियाई ममालिक के दरमियान इलाकाई तरक्की की गैर इस्तेमाल शुदा सलाहियत, रवाबित, ताउन के वसी इम्कानात की याद दहानी कराता है। मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की तरफ से मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा बेगम नजमा हमीद के इंतकाल पर ताज़ियत का सिलसिला जारी है। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक, वफ़ाक़ी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा रिटायर्ड कैप्टन सफदर और साबिक डिप्टी स्पीकर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ताज़ियत के लिए मरहूमा के घर गए और उनके बेटों, बहन ताहिरा औरंगज़ेब और भांजी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब,
समेत लवाहिकीन से अफसोस का इजहार किया। उन्होंने बेगम नजमा हमीद की सियासी और जमहूरी खिदमात को खराज अकीदत पेश किया। वफाकी वज़रा ने कहा कि बेगम नजमा हमीद ने पूरी उम्र मुस्लिम लीग नून के साथ बसर की। वो पार्टी का कीमती असासा थीं। जापान की हुकूमत, जायका और अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के फंड ने एक मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत जापान पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए $3.87 मिलियन ग्रांट के तौर पर देगा। इस ग्रांट को ज़रूरी पोलियो वैक्सीन की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस सिलसिले में तकरीब में वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि हम 2023 तक पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म और पुरुम्मीद हैं। उन्होंने पोलियो के खात्मे के लिए जापान की हुकूमत और डोनर्स के गैर मुतसलसल अज़्म की तारीफ की। जापान के सफ़ीर ने कहा कि जापानी इमदाद के पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे की मंजिल के हुसूल में मदद मिलेगी। वज़ारत हाउसिंग एंड वर्क्स और इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ताउन से इस्लामाबाद में पहली बैनुल-अक़वामी हाउसिंग एक्सपो का इफ्तिताह कर दिया गया है। बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस 11 दिसंबर तक जारी रहेगी। इसी बारे में मज़ीद तफसील से आगाह कर रहे हैं रिजवान आरिफ इस रिपोर्ट में। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुल्क की मुआशी सूरत हाल को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए कोशा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस शोबे के मसाइल के हल के लिए संजीदा इक़दामात कर रही है। The world has moved away from resources that only the public sector can provide. So I am encouraged to see that the private sector has been mobilized. The successful models of public-private partnerships have been put to the wheel here to bring shelter not just to the vulnerable but to also the middle income people and to achieve a great ambition. डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद अफरीदी ने कहा कि मुल्क को मुआशी तौर पर खुशहाल बनाने के लिए सरमायाकारों को राग़िब करने की ज़रूरत है। उन्होंने तामीराती सनत के लिए आसान शराइत पर तसलसल से कर्जों की फराहमी के इक़दामात की ज़रूरत पर भी जोर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए दीगर मुकर्ररीन का कहना था कि मुल्क की मईशत किसी भी मुल्क की तामीर और तरक्की और अमन सलामती में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। कम आमदनी वाले तबकात को आसान शराइत पर तवीलुल मियाद हाउसिंग कर्जे फराहम किए जाने चाहिए। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तस्नीम अहमद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान स्टील मिल मुल्क का कीमती असासा है। स्टील मिल्स के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। बहाली के अमल में 6 माह लगेंगे। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तस्नीम अहमद कुरैशी ने कहा कि माशी हालात के बावजूद हुकूमत की कोशिश है कि मजदूरों का रोजगार बहाल रहे। मुआविन ख़ुसूसी ने कहा कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला तवानाई का बहरान है, जिस पर काबू पाने के लिए पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर काम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर मुमलिकत तवानाई मीर मोहम्मद हाशिम नोतिज़ई ने ज़िला चागी में डैम का इफ्तिताह किया। वज़ीर मुमलिकत ने डैम की मयारी काम मुकम्मल होने पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि डैम की तामीर से ज़ेर ज़मीन पानी की सतह बुलंद और शोबा ज़राअत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। उन्होंने कहा है कि बारिश का पानी ज़ख़ीरा करने और ज़ेर ज़मीन पानी की सतह को बुलंद रखने के लिए डैमों की तामीर को तरजीह दी जा रही है। मीर मोहम्मद हाशिम नौतज़ई ने कहा कि बलूचिस्तान की तामीर व तरक्की और आवाम की खुशहाली मौजूदा मखलूत हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने कहा है कि ज़राई शोबे की बेहतरी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। सूबे की बंजर ज़मीन आबाद करने के लिए नए तरीक़े मुतारिफ कराने की ज़रूरत है। ज़राई यूनिवर्सिटी पेशावर में कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि ज़राई तालीम के दुरुस्त इस्तेमाल से छोटे ज़मींदारों की ज़िंदगियाँ बदली जा सकती हैं। नौजवानों ने अब ज़राई तालीम को अमली तौर पर ज़राई तरक्की के लिए चैलेंज समझ कर आगे बढ़ना है। गवर्नर ने कहा कि मास्टर्स, बैचलर्स, एमफिल और PhD के 650 तलबा तालिबात जिन्होंने कामयाबी हासिल की है उनको मुबारकबाद देता हूँ और उन्होंने तलबा तालिबात में डिग्रियाँ भी तकसीम की। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा है कि करप्शन मुआशरे का नासूर है। हमें करप्शन से नफरत करनी है, लेकिन बहैसियत कौम नाउमीदी का शिकार नहीं होना चाहिए। लाहौर में सेमिनार से खिताब करते हुए गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि निज़ाम एहतसाब का ठीक ना होना करप्शन को रोकने में बड़ी रुकावट है। हमारा मकसद निज़ाम की बेहतरी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नैब की कारकर्दगी का बेहतरीन केस है। 15 माह तक दोनों को बिला वजह जेल में रखा गया। उन्होंने कहा कि अवाम को इस बात का जायज़ा लेना होगा कि किन अदवार में ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन बढ़ी है और किन अदवार में कम हुई है। DG नैब लाहौर अली सरफराज हुसैन ने कहा कि कौमी एहतसाब ब्यूरो का बन जाना करप्शन को रोकने के लिए काफ़ी नहीं, माशरे से इस नासूर के खात्मे के लिए हर शख्स को इनफरादी तौर पर अपनी अखलाकी जिम्मेदारियों का भी एहसास करना होगा।
पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने सूबे के सालाना तरक्याती बजट के हवाले से बात की है। मज़ीद आपको आगाह करेंगे गवादर के हवाले से। बात करेंगे गवादर की पाकिस्तान में शमूलियत को 64 साल मुकम्मल हो गए हैं। 1958 में आज ही के दिन गवादर के साहिल पर कौमी परचम लहराया गया। गवादर डे के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से वकार अहमद। ये है गवादर के साहिल पर कोहे बातील। 64 साल कबल 1958 में आज ही के दिन पाकिस्तान नेवी ने कौमी परचम लहराकर गवादर का इंतजाम संभाला। 1958 में कौन जानता था कि ओमान से $10 मिलियन के एवज पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाला गवादर खित्ते का तेजी से उभरता हुआ माशी और इक्तिसादी सरगर्मियों का मरकज बन जाएगा। गवादर पोर्ट की तिजारती अहमियत का अंदाजा दुनिया को उस वक्त हुआ जब 1954 में अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट में इंटरनेशनल मैरीटाइम रूट और पर्शियन गल्फ के दहाने पर वाक़ गवादर को शिपिंग या बहरी तिजारत के लिए बेहतरीन बंदरगाह करार दिया गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि गवादर पाकिस्तान का हिस्सा बनने के बाद छोटे से शहर से सी पैक जैसा गेम चेंजर मंसूबा भी शुरू हो सकता है। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। यूरोपीय यूनियन की जानिब से जिला जामशोरों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का आगाज कर दिया गया है। प्रोग्राम का मकसद रोजगार के मौके पैदा करना, असातिज़ा और नौजवानों को तकनीकी तरबियत फराहम करना है। तफसील से आगाह कर रहे हैं शिराज अली डाहरी। यूरोपीय यूनियन, जर्मनी, नार्वे और सिंध हुकूमत की मुश्तरका काविशों से नौजवानों की मुख्तलिफ फील्ड्स में एडवांस कोर्सेज और फनी तरबियत देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का क़याम अमल में लाया गया है, जिसमें शुरुआती तौर पर पहले फेज़ में 200 तलबा 16 ट्रेड्स में ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, जिनमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर और IT के शोबे शामिल हैं। कौमी व आलमी मार्केट्स में रोजगार के हसूल के लिए टेक्निकी और पेशावराना तरबियत फराहम करने के लिए तुलबा को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया किया जा रहा है। फॉरेन एड से जो हो रहा है ज़बरदस्त मतलब के हो रहा है और इसमें काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ है और मतलब के आसानी हो गई है स्टूडेंट्स को कुछ सीखने में, मतलब कि कोई वो आसानी से सीख सकते हैं और वो अर्निंग कर सकते हैं। इधर भी जा रहे कंप्यूटर में, वहाँ ज़रूरत पड़ता है तो हमें आगे बहुत काम भी आएगा, इसलिए हम अपना कर रहे हैं और माशाल्लाह हमने बहुत अच्छा सीख भी लिया। इधर मुल्क की बड़ी आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। हर साल लाखों नौजवान तालीम मुकम्मल करके रोजगार के हसूल की कोशिश करते हैं। इन नौजवानों के लिए फनी तरबियत का हसूल इंतहाई ज़रूरी था। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में इन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। न सिर्फ कोटड़ी की इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, जो आज के जदीद दौर में जो उनकी डिमांड है स्किल्ड वर्क फोर्स, और उसी हिसाब से हमने कोर्स डिज़ाइन किए हैं, बल्कि हैदराबाद इंडस्ट्री को भी कैटर करेगी, नूरिया को भी करेगा और अल्टीमेटली पूरे प्रोविंस को करेगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मुकर्रीन का कहना था कि यूरोपीय यूनियन ने हमेशा पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी और नौजवानों में स्किल्स के हवाले से मदद की है। जर्मनी, नार्वे और दूसरे यूरोपीय ममालिक में पाकिस्तान के तुलबा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। शिराज अली डाहरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोटड़ी, जामशोरो। खैबर पख्तूनख्वा में कबायली अजला में मकामी तर्ज हुकूमत और वहाँ की सकाफत और विरसे को उजागर करने के लिए तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान कौमी कौंसिल बराए अदब में होने वाली नुमाइश में नए अजला में तालीम और सेहत के लिए जर्मन इमदाद को भी उजागर किया गया। 13 दिसंबर तक जारी रहने वाली नुमाइश में मुख्तलिफ तस्वीर शुरका की तवज्जो का महवर होंगी। एक्सपो सेंटर कराची में 17वें बैनुल-अक़वामी किताब मेले का आगाज हो गया है, जिसमें 300 से ज़ायद स्टॉल्स पर तमाम मौज़ूआत पर किताबें दस्तयाब हैं। तफसील से आगाह कर रही हैं सबा जावेद इस रिपोर्ट में। कुतुब मेले में 330 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए हैं। इसके अलावा 17 ममालिक के तकरीबन 40 इदारे भी कुतुब मेले में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि पाकिस्तान भर से 136 नामवर पब्लिशर्स ने भी अपने स्टॉल्स लगाए हैं। यहाँ पे लोगों को जिन डिस्काउंट्स पे किताबें मिल रही हैं तो 60% तक डिस्काउंट दे रहे हैं और हमारे पास लंदन से भी पब्लिशर आए हुए हैं। This book fair is amazing. It's
absolutely enormous, and it's so nice to see all of the different people come by and be interested in the books. वज़ीर तालीम सिंध सरदार अली शाह ने कुतुब मेले का इफ्तिताह करते हुए कहा कि सन 2005 से लगातार कराची में मुनक्किद होने वाले आलमी कुतुब मेले को पाकिस्तान के सबसे बड़े तिजारती मेले का भी एजाज हासिल है। तलबा तालिबात समेत लोगों की बड़ी तादाद ने कुतुब मेले में शिरकत की। किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त है और हमने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया और हमने यहाँ से जो किताबें हमें अच्छी लगी हमने वो ली भी हैं। बच्चों ने यहाँ पर बहुत एंजॉय किया, सारे स्टॉल्स विजिट किए, अपनी पॉकेट मनी से उन्होंने जो है बुक्स खरीदी। मोस्ट अवेटेड इवेंट हर दफा सिटी में जो लगता है मेरा यही होता है। बुक फेयर मुझे तो बहुत पसंद है, लाइक आई लव बुक्स, तो इंशाल्लाह हम लोग हर साल ही आते हैं। छोटे बच्चों को भी बुक्स पढ़नी चाहिए, उससे नॉलेज मिलती है। आई लव बुक्स। इस तरह के कुतुब मेले न सिर्फ पब्लिशर्स को प्लेटफॉर्म मुहैया करने में मददगार साबित होते हैं, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क का मज़बूत तासुर भी उजागर होता है। कुतुब मेले बच्चों बड़ों दोनों में ही कुतुब बीनी के शौक को परवान चढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। सबा जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे कि चीन के सदर शी जिनपिंग ने रियाद में सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। अल यमामा महल पहुंचने पर वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने शाही दीवान में सदर शी जिनपिंग का इस्तकबाल किया। इस मौके पर चीनी सदर के एजाज़ में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद हुआ। दो तरफा ताउन और शराकतदारी बढ़ाने के लिए सऊदी और चीनी कंपनीज के दरमियान 34 मुआहदों पर दस्तखत किए गए। ये मुआहदे ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, फोटोवोल्टिक एनर्जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मवासलात, लॉजिस्टिक्स, मेडिकल इंडस्ट्रीज और हाउसिंग के शोबों से है। सऊदी सरमायाकार के वजीर खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फालिह का कहना है कि ये मुआहदे वली अहद के विजन 2030 के मुताबिक हैं। वली अहद के ज़ेरे क़यादत चीन के साथ मुख्तलिफ शोबों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और सरमायाकारी के शोबों में ताउन और तरक्की की रफ्तार में इजाफा होगा। सदर शी जिनपिंग के दौरे सऊदी अरब से तरक्की और ताउन की नई राहें खुलेंगी। गुज़िश्ता साल चीन और सऊदी अरब के दरमियान तिजारती हुजम $80 अरब था, जो रवां साल के दौरान बढ़कर $270 अरब तक जा पहुंचा है। अस्सलाम वालेकुम। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बालाई इलाकों में बतला अब्र आलूद रहने के अलावा बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में रात और सुबह के औकात में धुंध पड़ने की तवक्को है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लैब -10, करदू -7, गोपस -4, गिलगित और कालाम में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।